जब मुझे पता चला कि मुझे नवीन जी के साथ बातचीत करनी है तो मैं बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि राजनीति, कहानियाँ, साहित्य सुनकर ही लगता है कि कुछ ऐसी बात करनी पड़ेगी जो बड़ी गहरी, गंभीर हो। लेकिन जब मैं नवीन जी से मिला और उनकी मनमोहक मुस्कान से जब परिचित हुआ तो मुझे लगा कि ये मिलते नहीं हैं, मिल जाते हैं। और ये इसी तरह से विश्वरंग में घुल मिल गए हैं जब से हमारे बीच आए हैं। और क्योंकि इतना घुल मिल जाते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों की मन की बातें पढ़ लेते होंगे, कुछ राज की बातें पता कर लेते होंगे, कुछ ऐसी बातें जान लेते होंगे जो शायद बाकी लोग न जान पाते हों। और यही सूत्र है जहाँ से राजनीति की कहानियाँ निकलती हैं। तो इस राजनीति की कहानियों के सूत्र पर हम जनता स्टोर से चलते हैं सर। जनता स्टोर जो आपकी वो किताब जिसने खलबली मचाई, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अच्छा 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 ये आदमी तो बहुत कुछ जानता है। जनता स्टोर तक पहुंचने की कहानी क्या है? क्योंकि उसके बाद आगे की कहानी जनता स्टोर की शुरू होती है, लेकिन क्या ये रातों रात लिया गया फैसला था कि मैं कल से लिखना शुरू कर दूंगा, या इसके पीछे कोई एक लंबी जर्नी है? जनता स्टोर शायद मैं कभी ना लिखता। मैं जब कॉलेज में था तो जो युवा होते हैं वैसा ही मैं भी था। तो मैं अपनी क्लास की हर सुंदर लड़की को कहता था एक दिन तुम पे एक किताब लिखूंगा। तो यहाँ से हंसी मजाक में बात शुरू हुई। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेरा काफ़ी स्ट्रांग है। पॉलिटिक्स में, छात्र राजनीति में जुड़ा रहा काफ़ी। तो छात्र राजनीति को लेकर देखते देखते राजनीति की तरफ झुकाव बढ़ा और सटायर लिखना मैंने शुरू किया। ब्लॉगिंग के जरिए सटायर चलता रहा और फिर एक बार इच्छा हुई कि उपन्यास भी हो। अब वो उपन्यास क्या हो? जो नया राइटर होता है और वो हमेशा कोशिश करता है कि प्रेम कहानी लिखे, प्रायः ऐसा होता है, हमेशा सारे नहीं। तो शुरुआत मैंने भी यही सोचा कि ऐसा कुछ लिखा जाए। और जब ऐसा लिखने का हुआ तो मुझे लगा कि यार मैं ऐसा लिखूंगा तो पिताजी पढ़ेंगे, फिर पिताजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मैं डर गया ये सोच के। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं लिखना चाहिए मुझे। तो प्रेम कहानी वाला आइडिया साइड में कर दिया। फिर मैंने कहा पॉलिटिक्स लिखता हूँ। तो मुझे एक चिंता फिर हुई कि पिताजी पढ़ेंगे, बोले कि ये लड़का तो जितना सीधा समझता था उतना सीधा है नहीं मेरा। तो मैंने कहा ये भी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा नहीं, ब्लॉग पे फोकस रखते हैं, सटायर लिखा करेंगे। खैर जोक्स अपार्ट, मैंने जब पहला ब्लॉग लिखा था तो मुझे ये लगा कि मैंने महान काम किया है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। और उसके बाद जब मैंने अगला ब्लॉग लिखा तो मुझे लगा पिछला वाला बहुत कचरा लिखा था मैंने। और ये रियलाइजेशन मुझे हर ब्लॉग के साथ अपने होता गया कि जो मैंने पिछला लिखा है वो उतना बेहतरीन नहीं है। लेकिन हर राइटिंग के साथ मेरा ऑब्जर्वेशन चीज़ों को लेकर बढ़ता गया। आप में से अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं आपको कहूँगा ऑब्जर्वेशन जो आपका सोसाइटी का है, इवेंट्स का है, उसको कोशिश करें जितना निष्पक्ष नज़रिए से देख सकें। हम निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं लेकिन फिर भी इफ़ यू कैन ट्राई कि हम दोनों साइड देखें। यहाँ से शुरू हुई और पॉलिटिकल कहानी थी। 2016 का जो समय था, आपको ध्यान होगा जेएनयू में जो इंसिडेंट हुआ। और जेएनयू के इंसिडेंट में मैं किसी आइडियोलॉजी की साइड में नहीं जाता हूँ। आप जिस साइड में हैं आप उसी साइड में रहें, और आपने जिसको सच माना आप थोड़ी देर के लिए उसी को सच माने। मैं आपको चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा ये अंडरस्टैंडिंग छात्र राजनीति में रहते हुए था, और बीच में चूँकि मैं छात्रों से मिलता रहता हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बैकग्राउंड स्टोरीज़ हम लोगों को पता ही नहीं होती हैं। हम लोगों के दिमाग के साथ कई बार खेला जाता है और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ से पहला आइडिया आया कि मुझे छात्र राजनीति के बारे में लिखना चाहिए। हमें वो बात करनी चाहिए जिस विषय को अछूता छोड़ दिया, जिसको सिर्फ गुंडागर्दी का कई बार जिक्र करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। कैसे माइंड को कई बार पॉल्यूट करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आइडिया बना कि पहली किताब जो है छात्र राजनीति पर होनी चाहिए। लेकिन पहली किताब लिखने से पहले आप अच्छी खासी एक जॉब कर रहे थे जी। अच्छा बढ़िया, सब ईएमआई सब टाइम पर जा रही थी। फिर अचानक आपने ऐसा धोखा क्यों दिया उन ईएमआईज को? नहीं, ईएमआईज मैंने टाइम पे चुका ही है। सिविल स्कोर बहुत अच्छा है मेरा। ईएमआई चुका के मैं पहली किताब के बाद मैं 2-3 साल मैंने जॉब किया। आई थिंक लास्ट ईयर का जो टाइम था, लास्ट ईयर मुझे एक समय के बाद एक फीलिंग आई। कोरोना हुआ, और कोरोना जब सारी दुनिया ठीक हो चुकी थी तो मेरे साथ चीज़ें अक्सर गलत टाइम पे होती हैं। जब सारी दुनिया ठीक हुई तो मैं बीमार हुआ, मुझे कोरोना हो गया। और पूरे हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट होने की सिचुएशन आई, ऑक्सीजन की कमी लोगों को पड़ रही थी। मेरे को ऑक्सीजन भरपूर मिला क्योंकि सब ठीक हो चुके थे। मुझे डॉक्टर ने कहा यार आप वो मतलब वार्ड अलग से, जनरल वार्ड खाली पड़ा, क्यों इतने पैसे खर्च करने में, जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया। इतने बड़े वार्ड के अंदर बेंगलोर में था मैं उस समय, और जिस
हॉस्पिटल में रुका हुआ था, वहाँ पीछे नर्सेस का अपार्टमेंट वगैरह था और ताड़ के पेड़ लगे हुए थे, रात को हवा चलती थी और वो पत्ते हिलते थे, आवाज़ें आती थी, पर डर के मारे नींद नहीं आती थी। एक तो सलाइन लगा हुआ था वो अलग। तो उस दौर में जगह जगह एक दिन फील हुआ कि कितना पैसा बहुत पैसा होता है। इस बात का कोई आंसर नहीं है आपके पास। मैंने बहुत लोगों से जानने की कोशिश की कितना पैसा बहुत चाहिए आपको। मेरे पास 3 BHK का फ्लैट है, मैं अगर इसके बाद लूँ तो शायद मैं बंगला एक बना लूँगा, दैट्स इट। गाड़ी जो है मैं इससे बदल के शायद ऑडी ले लूँ, रोल्स रॉयस ले लूँगा, लेकिन हाईवे पे 100 के बाद चला नहीं कटना है मेरा। तो आपकी सीमाएं कहीं नहीं है। तो एक समय लगा कि मेरे पास अब लाइबिलिटी कोई नहीं है, मेरे पास अपना इंटरेस्ट एरिया एक है, डेवलप हो गया, दोनों उपन्यास के बाद स्थापित भी थोड़ा हो गए हैं और कई और चीज़ें अपने शौक से की जा सकती हैं। उस टाइम फील हुआ कि ठीक है अभी हो गया है, अभी 2-3 साल तो अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो सर्वाइव कर जाऊँगा। तो मैं इस टाइम में अपने नई चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल एनालिसिस मुझे लगता है कि न्यूज़ इंडस्ट्री में आजकल ठीक नहीं होता। इस बीच मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जो खबरों की खबर निकाल लेता है। जो खबरें आती हैं मैं उसके ऊपर एनालाइज करता हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा। और राजस्थान का घटनाक्रम मैं आपको बता दूँ 6 महीने पहले मैंने अपने चैनल पर डाल दिया था कि ये हो सकता है। तो ये जब है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो ट्राई करने का विचार आया और मैंने कहा किसी बहाने क्रिएटिव साइड थोड़ा और इम्प्रूव हो पाए। तो क्योंकि आप न्यूज़ मीडिया में रहे और लोगों से मुलाकात आपकी होती रही, इसलिए ही आपने राजनीतिक जैसे विषय को चुना जहां छात्र राजनीति भी है और जो मुख्य धारा है राजनीति की, जहां पर सारे दाव पेच खेले जाते हैं। क्या यही रीज़न था कि आप इस विषय को चुने, या फिर कि आपको लगा कि नहीं मैं भी क्योंकि छात्र राजनीति में रहा हूं तो वो कुछ यादें भी आ जाएंगी और क्योंकि मीडिया से मेरे पास कुछ खबरें भी हैं तो मैं कुछ उस पर भी हाथ साफ कर सकूंगा? मैं बिहार में पैदा हुआ, हालांकि राजस्थान में पढ़ा बढ़ा हूँ लेकिन बिहार में पैदा हुआ। तो हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो पहला इंजेक्शन जिसको लगता है उसे पॉलिटिक्स होता है। अच्छा। तो मेरे ब्लड में पॉलिटिक्स है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन पॉलिटिक्स जो है कई बार बेचैन करती है। अगर आप चीज़ों को लेकर ऑब्जर्वेंट है, थोड़े भी सेंसिटिव हैं, आपको बेचैनी होगी। मुझे कई बार बहुत चीज़ों को देख के बेचैनी होती है। मुझे लगता है कि मेरा टाइम निकल गया, क्या मेरे बच्चे इस दुनिया में इसी तरह रहेंगे। जो वर्ड हमने बनाया है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, एजेंडा बेस्ड होने की जगह हम कास्ट के ऊपर बात करते हैं। हमारे मुद्दे वो नहीं है जिन मुद्दों पे हमें वोट देना चाहिए था। मुझे ध्यान है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं दैनिक भास्कर में 1997 का एक अखबार, एक बुक के रिसर्च के सिलसिले में देख रहा था। जिन मुद्दों पर उस समय एक नेता मुख्यमंत्री बने आंदोलन करके, उन मुद्दों पे आज बीजेपी अगली बार सरकार चाह रही है। तो आप ये देखें कि जनता के असली मुद्दे तो वहीं के वहीं हैं। हाँ। इस 24 साल में क्या वो मुझे नहीं पता। तो जनता, और इसके मैं नेताओं को जिम्मेदार नहीं मानता। मुझे लगता है कि हम में कहीं कमी है कि हमने अपने डिसीजंस को गलत तरीके से लिया था। तो जो मैंने आपकी किताब में पढ़ा, एक लाइन थी जहाँ पर लिखा था जनता स्टोर में कि ये वो जनतंत्र जिसमें जन नहीं। तो क्या ये हम समझे कि वो लाइन इंडिकेट करती है कि 24 साल पुराने मुद्दे पर भी दोबारा से उसी मुद्दे पर सरकार बन रही है और जनता जस की तस है? तो जन नहीं है, सिर्फ तंत्र ही तंत्र काम कर रहा है। ऐसा मुझे कई बार लगता है, लेकिन पॉजिटिव होप रहती है मुझे हमेशा। तो मुझे उम्मीद है कि चेंज होगी चीज़ें। जनता स्टोर जो आपका पहला नॉवेल है, उसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। और जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जनता स्टोर नहीं है। वो क्यों आपने चुना और क्यों ये ख्याल आया कि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में बात की जाए? जनता स्टोर का नाम रखना, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था नाम क्या होना चाहिए उसको एक्चुअली डिपिक्ट करे। तो हवा महल से आगे एक मुझे बड़ा गंदा सा नाम है, लेकिन उस समय यही विचार आया क्योंकि जयपुर जो लोगों ने देखा, हवा महल देखा है आपने। वो शुद्ध देसी रोमांस में वो डांस करते हुए देखा होगा, एक्टर्स का नाम भूल गया मैं भी, लेकिन जयपुर की वो रंगीन इमेज है बड़ी सुंदर सी। तो उसके बियॉन्ड जयपुर है, उसको दिखाने की कोशिश एक बार अनुराग कश्यप ने अपनी मूवी में की थी। तो जयपुर का वो साइड किसी ने नहीं दिखाया है। तो जब नाम का डिसाइड हुआ तो चूँकि छात्रों की कहानी है, वो कहानी जो कि सबसे जुड़ती है, जनता की कहानी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने एक मार्केट है जिसका नाम है जनता स्टोर। जनता स्टोर असल में उस मार्केट का नाम नहीं है, मार्केट का नाम है बापूनगर मार्केट, लेकिन वो जनता स्टोर ही कह रहा था। आप किसी को बापूनगर मार्केट पूछेंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, शायद गूगल भी नहीं पहुंचाएगा आपको, जनता स्टोर करके ही पहुंचाएगा। कारण ये हुआ कि 70 के दशक में वहाँ एक दुकान खुली और ये सरकार का बनाया हुआ मार्केट था जिसका नाम जनता स्टोर था। लोग गए, सामान खरीदा, उसके बाद बगल में कोई और दुकान खुली होगी, फोटो कॉपी करानी है तो जनता स्टोर चले जाओ। तो किराने की दुकान से वो जनता स्टोर फोटो कॉपी की दुकान हो गई। तो जनता स्टोर धीरे धीरे 2 साल के बाद बंद हो गया वहाँ पर, लेकिन जनता स्टोर उस जगह का नाम पड़ गया। हर चीज़ वहाँ जनता स्टोर के नाम से होती है। तो मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो चीज़ है ही नहीं उसके नाम पे सब चला जा रहा है। तो जनता स्टोर ना होते हुए भी वहाँ जनता स्टोर है। तब ये लगा कि क्या जनतंत्र में भी तो जन तो है ही नहीं, तंत्र ही तंत्र वहाँ पर है।
और दूसरा जनता स्टोर जो है वो आप देखें कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। हम सबके शहरों में कहीं ना कहीं एक जनता स्टोर ऐसा होता है जहां हम जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। तो ये उस आइडिया के साथ मुझे लगा कि इसका नाम जनता स्टोर हो जाना चाहिए। में क्योंकि आपने छात्र राजनीति की बहुत बात की है, जिसमें मयूर हैं और बाकी किरदार भी हैं। वो छात्र राजनीति आप खुद भी रहे हैं उसमें, और जब आप किताब में लिखते हैं पूरी प्रामाणिकता के साथ लिखते हैं, तो क्या यही सिर्फ एक चेहरा है छात्र राजनीति का, या कुछ और भी हो सकता है, या आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए? नहीं, छात्र राजनीति में बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं। आप निर्भया केस देख लीजिए, अगर हम रिसेंट उसमें बात करें, छात्रों के आंदोलन के बाद जो है इतना बड़ा वो मुद्दा बना कि जो गाड़ियों के शीशे काले होते हैं उसको लेके डिसीजन देना पड़ा कि ये नहीं होना चाहिए। तो छात्रों ने आंदोलन वो किया है। 70 का दशक आप देखिए, 70 के दशक में छात्रों ने चीज़ें चेंज की हैं। तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव साइड नहीं है। अगर उपन्यास की बात करें, ऑफ कोर्स अभी चीज़ें नेगेटिव कई सारी हमें दिखती हैं, नेगेटिव ज़्यादा हावी हैं, लेकिन जनता स्टोर में मयूर का पात्र भी एक रेप केस होने के बाद उसको न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, उसका नुक्कड़ नाटक उसमें उपन्यास में जिन्होंने नहीं पढ़ा, या शायद बहुतों ने नहीं पढ़ा यहाँ पर, तो मुझे दुख है इस बात का, लेकिन थैंक यू। तो उसमें एक नुक्कड़ नाटक है। उस नुक्कड़ नाटक का पूरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरा प्रोटैगनिस्ट वहाँ ये बताना चाहता है कि आप स्त्री को इंसान की तरह देखिए। उसका एक पूरा सीन है जिसमें कि मदारी और जमूरा किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, और लड़की को छेड़ते हुए उनको अचानक से जमूरे को लगता है कि देख वो जा रही है माल, ये इसमें डायलॉग इस तरह का ही है। और जब जमूरा वहाँ पहुँचता है तो देखता है वो उसकी बहन है, उसकी बहन है। जमूरा पीछे हटता है और मदारी कहता है तेरी बहन है, तू नहीं छेड़ सकता, मैं तो छेड़ सकता हूँ, क्योंकि जिसको हमने छेड़ा आज तक वो दूसरे की बहन है। तो प्रोटैगनिस्ट मेरा उसे छात्र राजनीति का इस्तेमाल उस मैसेजिंग को देख के वहाँ के लोगों को ये याद दिलाने के लिए करता है कि आप जो हरकत दूसरे के साथ करते हैं कहीं आपके घर में भी वही हो रहा है, और ये माइंडसेट वहाँ जा रहा है। तो उसमें दोनों पार्ट मुझे लगता है नजर आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। जब हम आपकी दूसरी किताब देखते हैं जी, डार्क, जिसमें आपने काफ़ी कुछ डार्क रखा है, तो ये ढाई चाल जो है, जो घोड़े की ढाई चाल से आपने उसे उठाया, इसमें आप मीडिया का एक रूप बताते हैं जिसमें कि राजनीति है, जिसके अंदर ढाई चाल है राजनीति की, मीडिया की, सामाजिक सरोकार जो है उसकी। कितने हद तक आपको लगता है कि इस सब घालमेल में, जो बड़ा ही प्रचलित एक डायलॉग है, काफ़ी चलता है, सब मिले हुए हैं जी, तो सब मिले हुए हैं जी, ये कहाँ तक आप बिलीव करते हैं, जो आपकी किताब में भी कहीं ना कहीं हमें दिखता है? मीडिया के साथ व्यावसायिकता की जो बात है, ये चूंकि मैं मीडिया शुरुआत में, और मैं मैनेजमेंट साइड में था, मैं ब्रांडिंग साइड में था, तो मैंने उस चीज़ को देखा है कि वो हमेशा रहा है। शायद अभी उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी, नज़र आता है। तो ये मिले हुए तो हैं सब, और आज से नहीं, हमेशा से मिले हुए हैं, वो कनेक्शन है। लेकिन मीडिया के अंदर आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि आम आदमी की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। तो मेरा जो ढाई चाल में एस्टैब्लिश में करना चाहता मीडिया का, मैंने वो बिजनेस साइड दिखाया है जहाँ पर कि खबरों को कैसे दबाते हैं, लेकिन उसी मीडिया का एक हिस्सा न्याय दिलाने के लिए भी तत्पर है। तो होप जो है वो मेरे लिए था कि वहाँ पर मीडिया के ऊपर अभी भी उम्मीदें हैं, वो होप है। तो डिस्पाइट ऑल नेगेटिव्स बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, तो वो होप को मैं इस उपन्यास में मीडिया के जरिए जिंदा रखना चाहता हूँ। कई बार जब हम इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, और जब जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं या जो राजनीति में हैं, और जब उनसे कहते हैं कि देखिए किताब में ये लिखा है, कितना सही है कितना गलत, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि किताब में लिख दिया होगा, सोचने वाले पे, कहने वाले पे क्या जाता। मुझे कोई पत्रकार कह नहीं पाया सामने, पीछे जो कह दे। तो ये जो आपने चीज़ रखी है कि क्या ये रिसर्च के थ्रू आई है, आपको जो आपका अनुभव रहा उसकी वजह से जो आप रख पाए हैं बात अपनी, उसमें प्रामाणिकता है? मैं एक मीडिया हाउस में गया था जहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वहाँ इंटरव्यू में मुझे ये कहा गया था कि वी आर नॉट, जब बात में नया था उस टाइम, असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी के लिए गया था अप्लाई करने, तो वहाँ पे जो है मुझे लगा कि मीडिया हाउस है तो मुझे ऐसी अच्छी बातें करनी होंगी कि न्यूज़पेपर, न्यूज़, सोशल इश्यूज़, और सारी बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी। तो मुझे जो डायरेक्टर थे ब्रांड के, उन्होंने कहा कि लिसन यंग मैन, वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, नॉट न्यूज़। न्यूज़ इज़ अ बाय प्रोडक्ट। पब्लिक को हम ये बताते हैं कि न्यूज़ इज़ द मेन प्रोडक्ट, बट न्यूज़ इज़ द बाय प्रोडक्ट। वो दिमाग में मेरे छप गई, और उसके बाद मैंने उस चीज़ को देखना शुरू किया कि एक्चुअली चीज़ें एडवर्टाइजिंग के हिसाब से ही हो रही हैं। और बहुत कुछ मैंने सुना था, कहानी कितनी सही है गलत पता नहीं, किसी ने अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए एक पैम्फलेट बनवाया और उसको बंटवा दिया, लोगों ने देखा, फेंक दिया। तो ऐसा कई बार हुआ, तो उनके एक बार उन्होंने 3-4 दुकानदारों ने मिलकर कहा कि हम पैसे बचाते हैं, साथ में करते हैं, लेकिन जगह छूट गई। तो उन्होंने लिख दिया कि फलाने मोहल्ले में 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। तो लोगों ने क्या किया, झगड़ा पढ़ने के लिए वो पैम्फलेट उठा लिया, और
किसी ने मुझे अभी मजाक में कहा कि न्यूज़पेपर की उत्पत्ति यहाँ से हुई, कि इनको खबर बहुत ही इनकी दे दो खतरनाक उत्पत्ति है। और ये उनको एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया जाए। अब ये सच है झूठ पता नहीं, लेकिन मैंने आके देखा कहानी यही है। इंटरेस्टिंग है, अब लग भी रहा है, तो आपका सुनने का मुझे भी लग रहा है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जी, तो ये एक अनुभव है। प्लस हाँ, रिसर्च बड़ा पार्ट है। रिसर्च में चूँकि जो आप बाकी इंसिडेंट उसमें देखेंगे, मैं ग्राउंड पे मैंने जाके काम किया, जिस जगह के एक रेप केस 2.5 का जो एक सेंटर है, वो एक रेप केस है जो कि नेशनली बहुत चर्चा हुई, उसकी पॉलिटिकल इस पर बहुत डिबेट हुई। जगह स्थान सुरक्षा कारणों से निश्चित तौर पर बदल दिए गए हैं, घटना पूरी तरह से काल्पनिक है वैसे। तो उस रेप केस के बारे में मेरे पास 150 से ज़्यादा आर्टिकल मैंने रिसर्च किए थे। और ये वो समय है जब एक मेवात इलाके में भी हिंदू मुस्लिम वाला जो इशू हमारे देश में चलता रहा, वो भी था। तो दो अलग कहानियाँ मेरे दिमाग में चल रही थी कि दो चीज़ें सेपरेट चल रही हैं, मैं दोनों पे कुछ लिखूंगा। और जब मैं खबरों को पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये दोनों के अंदर एक भी हो सकती हैं। तो पहला एक हुआ। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो मीडिया के थ्रू, ये सबसे पहले मैं आपको बीफ इशू की बात करता हूँ। बीफ को लेकर आपको पता होगा कितना ड्रामा हुआ। मेवात का मुसलमान बीफ नहीं खाता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शन कहीं भी होंगे। मेवात का मुसलमान बीफ नहीं खाता, और वहाँ पे बीफ के लिए किसी को कैसे मारा गया? जब मैं उस रिसर्च के अंदर घुसना शुरू हुआ तो मुझे पता चला, उससे पहले मैं ये नहीं जानता था कि तबलीगी जमात मेवात से स्टार्ट हुआ। तबलीगी जमात जिस साल में स्टार्ट हुआ उसी साल में संघ भी स्टार्ट हुआ। और दोनों को ये लगा कि जो है अंग्रेज जो है इनको, और हमने सुना ही अंग्रेजों ने डिवाइड किया, तो संभवतः वो एक कारण होगा। तो वहाँ से फिर मैंने उस एरिया का डेवलपमेंट, लोगों का जो माइंडसेट है वो कैसे चेंज होता है, कन्वर्ट हुए थे। तो पहले जो वहाँ पे मेवात में मुसलमान हैं, उन्होंने कुआं खोदते थे तो भैरव बाबा की पूजा करते थे। वहाँ पर गोत्र में शादी नहीं होती इनके बीच में। ये बहुत सी चीज़ें मैं जानता नहीं था और मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये एंगल वहाँ जब ढूंढना शुरू किया, फिर मैं एक पत्रकार मित्र के साथ मैं उस एरिया घूम के आया, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगी जो मुझे लगता है कि जनता को पता ही नहीं है। न्यूज़पेपर भी उस डेप्थ तक जाते नहीं है, वहाँ जाके अंदर की चीज़ नहीं निकालते। तो सोसाइटी में हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, और लेकिन कई चीज़ें बहुत सिंपल भी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए तो हेट बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगा उस हिस्से को कहीं उसमें आना चाहिए। सिमिलर जो है, जिस जगह का रेप केस है उसके बारे में मेरे पास 150 से ज़्यादा आर्टिकल, मैंने पूरे इंसिडेंट के ऊपर देखा क्या क्या हो रहा है। सिर्फ एक न्यूज़ थी हिंदू की जिसमें उस गाँव के लोगों का इंटरव्यू था। वहाँ से मुझे अचानक खटका कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो उसके बाद में उस गांव तक, मेरे गांव में, बिहार में मेरा गांव है, तो मैं नोएडा से कई बार ड्राइव करके ही जाता हूँ। तो बीच में वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एक जगह, और उस टाइम मैं डिटूर करके गया उस गांव में, वहाँ मिल के आया। वहाँ पे कुछ पुलिस वालों से मिला, फिर मुझे एक नई स्टोरी समझ में आती है। पूरी स्टोरी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर आप बुक नहीं पढ़ेंगे मेरी। तो लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, और ये सारी रिसर्च अगर आप देखें तो इस सारी रिसर्च को शायद फिर मैंने 4-5 पन्ने में ख़त्म किया है। लेकिन हाँ, एक बुक को लिखने के लिए वो रिसर्च उसका हिस्सा था, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी जो चाहिए मुझे। और इसमें कितना समय लगा आपको? 2.5 साल को 3 साल करीब लगे हैं। हालांकि लिखने में मुझे 3-6, अगर जब बैठ के लिखना शुरू हुआ 6 महीने का प्रोसेस था, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर ख़त्म करने के लिए जो टाइम था वो मुझे करीब 2.5 साल लगा। 2.5 साल करीब मुझे लगा। तो 3 साल के बाद वो किताब आई है मार्केट में। अब आप लोगों में से फेसबुक पर कौन कौन है? हाथ खड़ा करते हैं बस। हाँ, देखिए ये ज़माना है जहाँ फेसबुक पर सब लोग लिख रहे हैं, और ऐसे ही सब लोग धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं जी, जिसको जहाँ जगह मिल रही है। तो अब मैं उन लेखकों की बात करना चाहता हूँ जो शायद मन में लिख रहे हैं या फिर फेसबुक पर लिख रहे हैं, जिन्हें हम नया लेखक कहते हैं। और जब हम उनकी बात करते हैं तो एक और बात साथ में जुड़ जाती है कि किताब आ जाए, छप जाए, चेहरा दिख जाए, और बस मुझे भी एक ऐसा सेशन मिल जाए, मैं भी बोल डालूं। जी। तो ये जो दौड़ चल रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले तो वो बताएं। मैं तो खुद फेसबुक से आया हूँ, तो मैं क्या ही कहूँ। मैं तो अपना लिखना फेसबुक से ही शुरू किया था। लेकिन ये दौड़ शुरू हुई है। मुझे लगता है कि राइटिंग को लेके कुछ चीज़ें आसान हुई। सोशल मीडिया ने एक हिंदी साहित्य से जो जुड़े हैं वो जानते हैं मठाधीशी की बड़ी बात होती है, ये शब्द है, और मठाधीशी के विरोध में बहुत लोग हैं यहाँ पर। और मुझे याद है किसी ने कुछ समय पहले इसके बारे में लिखा था मठाधीशी के विरोध में, लेकिन वो मुझसे इसलिए नाराज़ है कि मैंने उनको अभी तक जाके नमस्ते नहीं किए। तो लेकिन वो मठाधीशी के विरोधी हैं। तो ये एक बड़ा वहाँ संकट चलता है। तो सोशल मीडिया ने क्या किया कि नए राइटर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है आप आगे पहुँचिए। मैं लिटरेचर बैकग्राउंड का नहीं था, हालांकि मैं जब ये बुक आई तब मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आ चुका था। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में साउथ एशिया मार्केटिंग हेड था उस समय। तो मुझे जब मैंने बुक का प्रपोजल राजकमल में भेजा तो उन्होंने पहचान लिया, मेरे JRF में, और पहचान लिया। तो मुझे लगा कि इंडस्ट्री में मेरा ठीक ठाक नाम था, तो मुझे लगा शायद पहचानोगे। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा आर्टिकल हमने लंडन टॉप पे पढ़ा था।
तो सोशल मीडिया ने जो ब्लॉगिंग से रन टॉप तक, सोशल मीडिया से मैं ऐसे ही पहुंचा। मेरे जो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट लिखता था, फिर ब्लॉग्स शुरू हुए, ब्लॉग्स वायरल हुए, उसके बाद जो है मुझे न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास कंटेंट है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, तो सोशल मीडिया एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अब दूसरा जो आपने साइड कहा, मैं उस चीज़ से भी बहुत कई बार परेशान होता हूँ कि सोशल मीडिया में ये लगता है सबको कि अरे यार, क्योंकि मैं साहित्य में नहीं था तो मुझे बहुत लोग पहले नहीं जानते थे, उनको लगा कि नवीन की किताब आई 12 दिसंबर 2018 में, और दैनिक जागरण और नीलसन उस समय एक सर्वे निकालते थे, टॉप 10 हिंदी क्वार्टर का होता था ये, तो क्वार्टर का डेटा होता था उसके अंदर। तो 12 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो डेटा आया उसमें मेरी किताब टॉप 10 में थी। तो मैं 18 दिन में टॉप 10 में जगह बन गई थी, और वो आगे 6 महीने तक रही वो किताब वहाँ पर। उन्हें लगा कि अच्छा ये तो आए, हीरो बन गए, जेआरएफ में बुला लिए गए हैं वो, और इसके बाद जो है कई और रेड फेस्ट में बुलाए गए। तो वहाँ से उनको लगता है कि अच्छा हम भी ऐसा कुछ कर देंगे, हम भी ऐसा कुछ और आ जाएंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है। अभी बातचीतें मैंने बताया कि मैं ब्लॉग तो 2009 से लिख रहा हूँ। आप वो जो होता है कि पौधा उगने से नीचे जड़ उगती है, वो तैयारी किसी ने नहीं देखी। जेआरएफ में मैं ऐसे ही नहीं बुलाया गया था। जेआरएफ में मैं एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट में जाता था पहले से, तो एक बेस था, बुक थी, तो वो मेहनत पीछे से आती है। तो सोशल मीडिया पे अगर कोई लिख रहे हैं, जरूर लिखिए, मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन एक एफर्ट आपको करना पड़ेगा। वो कंटेंट जो कनेक्ट करता है लोगों के साथ, वो कंटेंट जो रियलिटी को दिखाता है, क्या आप उस चीज़ को कर सकते हैं। कई बार एक चीज़ मुझे सोशल मीडिया पर नजर आई कि एक चीज़ हिट हुई तो ट्राई करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा होता है कि अच्छा अब ये चल गया ना, सब ऐसा ही लिख दो। तो वैसा भी मत करिए। जब मैंने छात्र राजनीति लिखी तो मुझे खैर बहुत किताबें तो छात्र राजनीति पढ़नी मिली। काशीनाथ सिंह जी की अपना मोर्चा बहुत पहले की थी, फिर मनु भंडारी जी की महाभोज, हालांकि वो राजनीति पर है। तो इसके बाद कुछ और बुक्स आई, लेकिन वो ज़्यादातर आइडियोलॉजी बेस्ड थी। और मेरा इंटेंशन ये था कि मुझे आइडियोलॉजी बेस्ड बुक नहीं लिखनी है, मुझे पॉलिटिकल बुक लिखनी है, क्योंकि सत्ता का एक चरित्र है, और वो चरित्र यही है कि सत्ता बनी रहनी चाहिए। आप किसी भी साइड में हो, किसी भी साइड आप देख लीजिए, जो आता है सत्ता में वो कोशिश यही करता है। तो क्या मैं उस चीज़ को दिखा सकता हूँ? तो वो एक डिफ्रेंशिएशन मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। हालांकि ये डिफ्रेंशिएशन, और मुझे ये भी पता था मुझे पढ़ाना किसको है। मैं यंग ऑडियंस मेरा प्राइमरी टारगेट था, हालांकि पसंद बाद में और बड़े लोगों ने भी किया उसको। तो कई बार साहित्य में इस भाषा को पसंद नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन, टारगेटिंग। मैं पटना में ट्रोल हो गया हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन ठीक है, ये शायद एक्सेप्ट साहित्य की भाषा में इसको ना करें, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो आप लिख रहे हैं उसका एक ऑडियंस हमेशा होगा। हर किसी चीज़ को हर कोई नहीं पढ़ सकता है। तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम इसके लिए लिख रहे हैं, और इस ऑडियंस को आप संदेश क्या देना चाहते हैं। संदेश दो तरीके से। पहले कहानी में पंचतंत्र के अंदर की कहानियाँ जो आती थी, अंत में लिखा होता था इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, वो मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी लिखने की ज़रूरत हमेशा नहीं है, आप मैसेजिंग क्या देना चाहते हैं। 2.5-4 के जरिए मैं मैसेजिंग अपने पाठकों को ये देना चाहता था कि ये जिस हैशटैग पे आप उत्तेजित होकर तुरंत लिख देते हैं ना कि बस जस्टिस फॉर सो एंड सो, आपको तो पता ही नहीं है आपको कैसे आपका माइंड घुमा दिया गया है। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हकीकत कुछ और है, ठहरिए। वो कौन सा मीम चलता ना, रुको जरा, तो जैसे ही आपको गुस्सा आए ना, रुको जरा, सब्र करो, एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुको, आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली नए थॉट्स आएंगे कि अच्छा जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने आज सोचा वो सही नहीं है, या वो सही है, या उस पर आपको हो सकता है और बेहतर ऑप्शन कुछ नजर आए। अगले दिन आप लिख लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्विकली हो जा रहे हैं। तो मेरा मोरल वही है, मैंने वो मोरल कहीं लिखा नहीं है कहानी के अंदर। आप कहानी को पढ़ेंगे, आपको पढ़ते पढ़ते रियलाइज होगा कि अरे ये हरकत मैंने भी कभी की है। पंकज सुबीर जी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, तो उनके मैगजीन आती है शिवना प्रकाशन की, उसमें शहरयार जो उनके एडिटर है, उन्होंने एक आर्टिकल रेड फेस्ट के ऊपर लिखा कि आजकल साहित्यकार स्टार हो गए हैं, एक बैग पैक करके एक में जाते हैं, वहाँ से दूसरे में जाते हैं। मैं यहाँ आया हूँ, रात को नागपुर जा रहा हूँ, कल वहाँ सेशन है। मैं पंकज जी को बाहर, मैंने कहा सर मेरे बारे में लिखना था, सीधे ही कह देते आप। तो हम लोग चीज़ों को जो है देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मैं ये भूल गया मैंने ये बात क्यों बताई थी, मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा था। एनीवे, तो जो आपकी बात से मैं समझ पाया कि पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है जी। लेकिन इसके साथ एक बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है जिसे हम बाजार कहते हैं। और जैसे ही हम किताबों के साथ बाजार का नाम लेते हैं, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं जी। कैसी बातें कर रहे हो, किताब बेचना तुम्हारा काम थोड़ी है, किताब बिके ना बिके तुम्हें क्या करना है, तुम तो लिख दो। ये बात आज के दौर में आपके हिसाब से कितनी ठीक है? साहित्यकार का असली काम तो सृजन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और एक ये कहा जाता है कि बाजार में किताबें बिक रही हैं बाजारवाद की वजह से। बाजारवाद की वजह से कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, कोई नहीं बिकता। मार्केटिंग में 18 साल के एक्सपीरियंस के अंदर आपको बता रहा हूँ, एथिकल मार्केटिंग की है। कहीं भी चीज़, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं, मार्केटिंग एक टाइम में हाइप दे सकता है आपको,
एक झटके से हाइप आएगी और उसके बाद खत्म हो जाएगा। आप में से यंगस्टर्स को नहीं पता होगा, लेकिन जो मेरा एज ग्रुप है या और सीनियर है, आपको आईवा टीवी याद है? एक टीवी में ऐड आता था, आईवा आईवा सब करते थे। आईवा टीवी किसी को दिख रहा है आज? कहीं नहीं है। वो नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड था, वो टीवी किसी को दिख रहा है आज? तो आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं, इतने बढ़िया एडवर्टीजमेंट, तो बच्चे मतलब मजे मजे में आईवा आईवा करने लगे, वो इरिटेटिंग हो चुका था, लेकिन आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, वो एडवर्टाइजिंग का काम था। आईवा टीवी नहीं चला, ओनिडा कुछ समय रहा, खत्म हो गया। ऐसे कितने ही प्रोडक्ट हैं आप देखें जो कितने पॉपुलर थे, खत्म हो गए, लेकिन जो ढंग के प्रोडक्ट रहे वो चले। ये बात साहित्य में भी होगी। पटना में मैं था तो मुझसे वहाँ तरुण जी ने पूछा बिकाऊ और टिकाऊ के बारे में, कि बिकाऊ हैं या टिकाऊ हैं, लेकिन ये तय कैसे होगा बिकाऊ हैं या टिकाऊ हैं? और जो बिका है वही टिकता है, जो बिका ही नहीं आपको क्या पता? हो सकता है कोई प्रेमचंद के समकक्ष और बहुत अच्छे राइटर हों, लेकिन बिके ही नहीं होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो कंटेंट किंग है, कंटेंट जो है जब वो जुड़ेगा तो अपने आप बढ़ेगा। ये तो हो गया पहला हिस्सा। तो किसी राइटर को उससे समझौता नहीं करना चाहिए। अब दूसरी जो चीज़ है, आपको समय के साथ चेंज होना पड़ेगा। एक समय था जब अखबारों में आधा आधा पेज, एक एक पेज साहित्य के ऊपर आता था, अब नहीं आता है। अब जो है वो देखते हैं कि पीछे किताब में क्या लिखा है, अगर कोई करता भी उसमें डाल देता है। फेसबुक से ढूंढते हैं, वो अमेजोन के रिव्यूज़ ढूंढ के किताब का रिव्यू लिख देते हैं। मुझे 90% टाइम पता हो जाता है कि आदमी ने किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो वो कहीं भी कुछ देखेंगे उसके बेस पे रिव्यू लिखते हैं। तो आप अपनी बात तो पहुंचा ही नहीं पा रहे पाठकों तक। किताब हमने घर में सहेजने के लिए नहीं लिखी है, मैंने तो किताब पढ़ाने के लिए लिखी थी। मेरे पास एक ताकत है, एज अ राइटर लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे प्रकाशन से नहीं जुड़ते। यहाँ पे राजकमल की वजह से जो भी मेरे से मिलने, आज सुबह से देखने कितने भी यंग बच्चे आए थे, तो कोई राजकमल की वजह से नहीं आया है, वो मेरे से जुड़ते हैं। तो मेरे से अगर वो जुड़ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन तक अपनी बात पहुँचाऊँ। और बात पहुँचाने के लिए मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँ या इस मंच का इस्तेमाल करूँ, किसी भी चीज़ का, वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक अच्छा साहित्य लिख के अलमारी में बंद कर दिया गया, वो किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि वो राइटर पापी है जिसने किताब लिख के अलमारी में बंद कर दी। आपने अच्छी चीज़ लिखी है, समाज तक अगर आपने उसको नहीं पहुँचने दिया है तो आप पाप कर रहे हैं। आपने बात कही कि नए राइटर्स आते हैं, और बीच में एक शब्द भी आपने लिया, मठाधीश। जब हम पढ़ने जाते हैं कोई किताब, जब हम सिलेक्ट करने जाते हैं, तो एक सवाल मन में आता है कि इनकी किताब लें या न लें। क्योंकि अगर हमने इनकी किताब ली तो हो सकता है कि कोई हमसे कह दे कि अरे ये तो नए राइटर हैं, इन्हें पढ़ते हो। तो ये जो एक चलन है नया, कि नया राइटर अच्छा हो नहीं सकता, तो वो कब पुराना होगा और कब अच्छा होगा? अगर बोलते उसे अगर अभी अच्छा नहीं माना गया तो बेचारा पुराना कैसे होगा वो? मुझे लगता है कि राइटर्स का ये जो सोशल मीडिया वाला आपका क्वेश्चन था ना, फेसबुक के बहुत सारे राइटर्स की वजह से कई बार भ्रम उत्पन्न हुआ है। एज अ रीडर, आप रीडर क्या, आप किसी प्रोडक्ट को, मैं बार बार प्रोडक्ट की बात करता हूँ, साहित्यकार बुरा मानते हैं, मार्केटिंग वाला उससे मुझे माफ़ कर दीजिए, 18 साल की आदतें जाती नहीं है। लेकिन किसी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं, आपके कुछ प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, कुछ बुरे निकल जाते हैं। मेन चीज़ है कि आप जो इस्तेमाल करते हैं, आप रिव्यू तो लेते ही हैं ना कहीं से। पाठकों की जो आवाज़ है, अगर आपका एक दोस्त किस तरह की किताबें पढ़ता है, अगर आपका वैसा इंटरेस्ट है, उसने कहा किताब अच्छी है तो आप खरीदिए उसको। सिर्फ सोशल मीडिया के शोर पे मत जाइए, लेकिन सोशल मीडिया पे शोर हुआ, आपने आवाज़ सुनी कहीं ना कहीं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें आप अच्छी किताबें चुन सकते हैं। हो सकता है एक आध गलत आ जाए, आपके टेस्ट की ना हो, लेकिन आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लौट कर दोबारा मैं आता हूँ। इन्होंने मेरी किताब ऐसे इसी कारण से नहीं पढ़ी थी, ये मैं आपको बता दूँ। नहीं, मैंने सर की किताब पढ़ी, और मैं उसके बारे में एक और आपने बोल ही दिया तो बताता हूँ कि वनमाली जी के बारे में हम सुनते रहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, और उनकी किताबों के बारे में भी। तो उन्होंने बहुत पहले एक लेटर लिखा था और उसमें मेंशन किया था कि जो भी किताब लिखी जाती है उसमें दो चीज़ें होना, जो भी कहानी लिखी जाती है उसमें दो चीज़ों का होना अनिवार्य है। एक है कि उसके अंदर नाटकीय तत्व होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पढ़ने वाला बोर ना हो, और दूसरा जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो छोटे छोटे हों। बहुत लंबा वाक्य लिख देते हैं, पढ़ने वाला उलझ जाता है। जब मैं जनता स्टोर पढ़ रहा था, आधी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी सी लग रही है और इसमें से ऐसी कुछ सुगंध आ रही है जो मुझे पता है बात, और वो वही बात थी। तो आपकी किताब के अंदर जब मैंने वो महसूस किया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो इतने सालों पहले बात वनमाली जी ने कही थी, वो इतनी सही थी कि आज तक लोग उसे मान रहे हैं और पढ़ने में वो रुचि पैदा करती है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। जब आप इतनी रिसर्च करते हैं, इस तरह के केसेस के बारे में किताब लिखते हैं, राजनीति के बारे में किताब लिखते हैं, जाहिर तौर पर जैसे जैसे जानकारी आप तक आती है, एक व्यक्ति के तौर पर आप कहीं ना कहीं बदलते हैं। तो इन दो किताबों की जर्नी और उससे पहले जो ब्लॉग्स आप लिख रहे थे, उस जर्नी में आपको कितना बदला है?
एज अ ह्यूमन मुझे लगता है कि चेंजेस आते हैं, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल मेवात का एग्जांपल दिया था, मेरे अपने कई सारे मिसकंसेप्शंस थे बहुत सारी चीज़ों को लेके। मेरी एक अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन मैं रिजिड अपनी आइडियोलॉजी में कभी नहीं रहा, तो मैं उस चीज़ को ओपन रहा हमेशा। और जैसे जैसे मैं नई चीज़ें जानता गया तो मुझे बहुत सी चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो गया। मुझे जो पूरा मेवात बेल्ट का चेंज है, उस चेंज को अब मैं धर्म की दृष्टि से नहीं देख रहा, मैं उसको अब सोशियोलॉजी के एंगल से देख रहा हूँ कि सोसाइटी कैसे चेंज होती है, इकोनॉमी वहाँ की कैसे चेंज हो रही है, लोगों का थॉट प्रोसेस कहाँ पर जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक अपना जो डेवलपमेंट है वो उसके अंदर हमेशा होता ही होता है, और मेरे को लग रहा है मेरे में शायद पॉजिटिव ही हुआ है जो चेंज आया है। जनता स्टोर पर हमने सुना है वेब सीरीज का भी निर्माण चल रहा है, तो उसके बारे में हम ज़रूर बताएं कि इतनी जल्दी, मतलब कई लोगों को लग रहा होगा 18 दिन में टॉप 10 और उसके बाद फिर वेब सीरीज में क्या चक्कर क्या है वो जो मेरे ख्याल से उस समय जो ये मामी करके एक फिल्म वर्ड टू स्क्रीन फेस्ट होता है, वहाँ पे एक किताब गई थी, प्रेजेंट हुई थी, और जागरण की वजह से जो लिस्ट आई थी उससे कई लोगों के पास नाम था इसका। छात्र राजनीति पे शायद बहुत समय से कुछ बना नहीं है और इसमें जो एलिमेंट्स थे वो नहीं थे, तो एक डिमांड इसकी आई काफ़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में कोरोना आ गया तो चीज़ें एक बार हॉल्ट में चली गई। फिर उसका काम दोबारा शुरू हुआ, तो राइट्स उसके गए, राइट्स जाने के बाद अब उसकी स्क्रिप्ट का काम है, लेकिन वहाँ की दुनिया अलग तरीके से काम करती है, तो उनकी टाइमिंग का मुझे लग रहा था, जो 6 महीने पहले तैयारी थी, कि शायद जनवरी मार्च 23 में आ जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि वो शायद कहानी थोड़ी और आगे जा रही है। ये भी एक दौर है क्या कि जल्दी से जल्दी एक किताब लिख दें कोई सी एक टॉपिक पर और उसको जाकर कहीं किसी ऐसे प्रोडक्शन हाउस से बात कर ली जाए कि जल्दी से हैं। मैं मतलब उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि इनकम के सोर्सेज हैं। बुक है, बुक मेरी ऑडियो राइट्स उसके चले गए, और ऑडियो राइट्स से एक सेपरेट आपको पैसा आता है। राइटर के लिए हमेशा वो फतेह जूते क्यों पहनेगा, तो राइटर जो है उसके पास भी इनकम का सोर्स होना चाहिए। और आज हमारे पास डिफरेंट ऑडियंस है। ऑडियो, मेरे केरल की एक मित्र थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको हिंदी आती है, दिल्ली में उन्होंने काम किया, पर हिंदी पढ़ नहीं सकती है। उनको जब मेरी बुक ऑडियो बुक में आई तो उन्होंने सुन के मुझे फ़ोन किया कि यार ये बड़ा अच्छा आया, मज़ा आया। तो एक तो मुझे पैसा मिल रहा और मेरी रीच आगे तक पहुंचती है। तो बहुत से लोग वेब सीरीज़ के जरिए भी तो एक रीच कहीं ना कहीं जा ही रही है, और वेब सीरीज़ के बाद मुझे लगता है कि बहुत से लोग उस किताब को खरीद के पढ़ते भी हैं। ऑडियो बुक की आपने बात की, कितना अच्छा ये मीडियम आपको लगता है कि जहाँ पर मतलब जो आपने लिखा है, क्या वो जो बोल रहा है कभी जब, क्योंकि बोलने वाले का अपना एक उसको लेकर परसेप्शन है, या वो जो कैरेक्टर्स को लेकर सोच रहा है, वो कहीं ना कहीं आवाज़ में झलकता है। तो जब आप वो देखते हैं, डिफरेंस महसूस करते हैं कि यार मैंने जो लिखा था और जो इसने बोला है शायद कुछ अलग हो सकता था। इसमें सारा गेम नरेटर का नहीं। मेरी किताब के मामले में फॉर्चुनेटली शायद मुकेश पांडे उनका नाम है जिन्होंने किया है। उन्होंने बहुत ही आवाज़ मॉड्यूलेशन चेंज बहुत किया, तो बड़ा अच्छा सा उनका बना है। लेकिन एक आध मैंने ऐसे भी सुने जहाँ थोड़ा, तो मुझे लगता है कि नरेटर जो है, जो कहानी सुना रहा है, उसका बहुत बड़ा रोल है उस कहानी को अच्छा बनाने में ऑडियो मीडियम के अंदर। आपकी आवाज़ अच्छी है, आप दिखते बहुत अच्छे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगली जो आपकी किताब है वो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने वाले हैं। नहीं, वो स्किल मुझे लगता है, क्योंकि वो स्किल सेट है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मुझे कर देना चाहिए, ऐसा मुझे एक दो लोगों ने कहा तो चढ़ गया मैं। मैंने कहा भाई अभी मैं ही करूँगा ये। लेकिन जब मैंने मुकेश जी की आवाज़ में अपनी किताब सुनी, मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो आर्ट है वो आर्ट है, और हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकते हैं। तो मैं वो गलती नहीं करूँगा। इसके बाद 2 नॉवेल के बाद तीसरा क्या है जिस पर हम नज़र रखें? क्या इसी की सीरीज़? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो लगता है, क्योंकि मयूर और राघवेंद्र जो है वो जनता स्टोर से चलते हैं और हमें ढाई चाल में भी मिलते हैं, तो क्या ये हमें आगे भी मिलेंगे? और हम ढाई चाल जहाँ खत्म हुई है वहाँ फिर स्कोप है कहानी आगे बढ़ने का। तो हम तीसरे, तो ये हो सकता है, लेकिन उसमें मुझे लगता है समय लगेगा, क्योंकि रिसर्च एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है अगर आप पॉलिटिक्स को इंटरेस्टिंग प्लस ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं दोनों। तो पहला जो है जनता स्टोर यूनिवर्सिटी की कहानी थी, ढाई चाल में एक स्टेट पुलिस मीडिया आ गया। तो मुझे अब लग रहा है कि अगर इसका अगला हिस्सा हो तो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आए, और नेशनल इंटरनेशनल का थोड़ा। आपको चुनाव लड़ने का तो कोई प्लान नहीं? नहीं, ऐसा मैं कतई मेरी इच्छा नहीं है। ये सारी किताबों में सारे राजनीति वालों को पहले ले आए, फिर सोचा जाएगा अच्छा चुनाव के बारे में। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था, और मैं अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर था, कई आंदोलन का हिस्सा भी बना। तो वहाँ पे मुझे टिकट मिला उस छात्र संगठन से, और मेरा सरनेम चौधरी है, राजस्थान में जाट होते हैं, मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ। तो राजस्थान में जब चुनाव तैयारी शुरू हुई तो मेरे संगठन को लगता था कि ये तो हमारा जीत ही जाएगा। हम 2 कैंडिडेट थे जिनके लोग मान रहे थे जीत जाएगा। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जहाँ जहाँ जाट हॉस्टल थे वहाँ जाके मेरे ही एक मित्र ने, जो साथ में संगठन में थे, अगले साल अध्यक्ष टिकट मांग रहे थे, उन्होंने जाके सबको बताया कि सुनो, बिहारी है
और जाट नहीं है। अब उसके बाद जाटों ने कहा अच्छा हमारे साथ धोखा हो गया। अब ब्राह्मणों को पता नहीं चला। उसके बाद जो है किसी ने मुझे आइडिया दिया कि तुम एक काम करो, पंडित नवीन चौधरी कर दो। मैंने कहा ये नया कन्फ्यूज़न है। तो फिर भी मैंने कोशिश की, एक दिन बचा था, मैंने लोगों को कहा कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो कहते यार चौधरी की, आई एम सॉरी दिस इज़ नॉट अ कास्टिस्ट कमेंट, बट ये जो बोला जाता था मैं वही आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा यार जाटों की बुद्धि तो घुटने में होती है, तू तो बिहार का, तेरी तो पैर के अंगूठे में हो गया। और वो चुनाव का रिजल्ट अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है, आप समझ गए होंगे क्या हुआ। तो हम ये माने कि चुनाव आप नहीं लड़ रहे, लेकिन मुझे ऐसा मैंने सुना और पता चला कि जब आपको ये टिकट मिल रहा था तो घर पर कुछ अलग तरह का माहौल था। मेरे घर पे अंदाजा नहीं था उनको कि क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर घर पे, क्योंकि मेरे पिताजी वाइस चांसलर रहे हैं, संस्कृत प्रोफेसर थे, तो मेरे घर में पढ़ने लिखने का पूरा एनवायरनमेंट रहा। पिताजी को इस चीज़ से दिक्कत नहीं थी कि मैं जाता हूँ छात्र संगठन में, हालांकि उनको बहुत समय तक तो पता ही नहीं चला। छात्र आंदोलन के बाद जेल जाना पड़ा मुझे, और वो दिन था जब उनको पहली बार पता लगा कि लड़का हमारा इस काम में भी है। हालांकि इसका एक अच्छा बात ये हुआ कि मुझे पता चला कि पिताजी को भी इमरजेंसी के टाइम में एक दिन के अंदर किया गया था। इससे पहले पिताजी ने कभी मुझे पता ही नहीं ये बात। लेकिन उनको शायद एक चीज़ थी कि आप संगठन में कहीं हैं, आप छात्रों के साथ थे, कि जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वहाँ तक तो बहुत ओके थे कि बात करने का। अच्छा मैं बात नहीं कर पाता था, मैं शाय था बहुत ज़्यादा, भागा बहुत, मैं क्लास से बहुत भागा मैं, तो पिताजी को पसंद नहीं आया कभी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये छात्र राजनीति में मैं छोटे छोटे ग्रुप में तो बात करता था, यहाँ से जो बात करने का एक वहीं से आया, तो उनको वो चीज़, कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखी उसमें, उसके लिए वो ओके थे। लेकिन जब चुनाव टिकट का समय आया तो उनको लगा कि यार ये हमारा काम नहीं है, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन टिकट मिल गया था तो चुनाव तो लड़ना ही था। तो चुनाव आपने लड़ ही लिया। एक और चीज़ जो हम सब जब पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक प्रोसेस होता है। मतलब जो किताब तो बड़ी चीज़ है, जब हम अगर पोस्ट भी डाल रहे होते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पे या इंस्टा पे, तो जो कैप्शन लिख रहे होते हैं उसके बारे में भी 4 बार सोचते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो प्रोसेस है, इसके बारे में ज़रा बताएं। जो लोग लिखना चाहते हैं, जो किताब लिखना चाहते हैं या ब्लॉग लिखना चाहते हैं, वो प्रोसेस को कैसे डिफाइन करें और कैसे उससे गुजरें, वो आप ज़रूर बताएं। 2-3 चीज़ें, मतलब बहुत सी चीज़ें आप बहुत जगह देखेंगे, 2-3 चीज़ें मेरी अनुभव हुई। एक, हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं है। कई चीज़ों को आपको काटना पड़ेगा। हो सकता है इन्फॉर्मेशन बहुत हो। जो मैंने रिसर्च की 150 न्यूज़ आर्टिकल और जाके मेवात की, वो रिसर्च इतनी ज़्यादा, और मैंने आपको बताया 5 पेज में ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन वो मैंने जब पहले लिखा था 70 पेज में था वो हिस्सा। लेकिन वो 70 पेज क्या मेरे पाठक के काम के, वो मेरी रिसर्च है, मेरी खुशी है। मुझे लगा मैंने नई बात सीख रही है, मैं सबको बता दूँ। लेकिन हो सकता है कोई जानता हो, तो वो कितनी ज़रूरी है। अपने लिखे हुए को काटना प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, स्ट्रक्चर के बारे में सब जानते ही होंगे कि स्ट्रक्चर जो है, इंट्रोडक्शन से आप जाएंगे तो स्ट्रक्चराइज्ड करना मेरा जो तरीका होता है, मैं कहानी का 2 चीज़ें सबसे पहले करता हूँ। मेरा 1 लाइन क्या है किसी भी कहानी के बारे में। जनता स्टोर में मैं सिर्फ छात्र राजनीति नहीं, छात्र संगठनों की राजनीति बताना चाहता था। ये मेरा 1 लाइन एजेंडा था उसमें। दूसरा 2.5-4 के अंदर था कि मीडिया, पुलिस, पॉलिटिक्स। ये मेरा 1 लाइन एजेंडा डिसाइड हो गया तो मेरी कहानी सेट हो जाएगी। बहुत से राइटर्स क्या करते हैं कि कहानी चलने देते हैं एंड, और ये क्रिएटिव प्रोसेस है, इसका कोई नियम नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मेरे एंड चाहिए, कि वो शायद ट्रेनिंग ही ऐसी हो गई कि आप एंड गोल क्या है आपका। तो मैं कहानी का अंत हमेशा पहले सोचता हूँ कि मेरी कहानी अगर इस विषय पे आ रही है, अंत क्या होगा, और फिर मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। और वो जर्नी में ऐसा 2.5-4 का अंत तो वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था, लेकिन वो रास्ते में आते आते आपको समझ में आता है कि आप किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक दिशा तय की तो रास्ता शुरू हो जाएगा। तो आप, अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे जाएगा, तो आप एंड डिसाइड कर लीजिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा दिस इज़ द वे, और अपना रेखा काटना। तो अब तो 2 किताबें आपकी आ चुकी हैं, और जिस डर से आपने पहले जी प्रेम कविताएं, प्रेम कहानियां लिखना शुरू नहीं किया था, अब तो सबको पता चल ही चुका है। तो क्या हम उम्मीद करें कि कभी आप प्रेम कहानी लेकर भी हमारे सामने होंगे? मुझे लगता था ऐसा कि प्रेम कहानी लिखना आसान काम है, तो राजनीति भी लिखी जाए। लेकिन अब जब मैं थोड़ी उम्र के, शायद ये उम्र का भी प्रभाव हो, अब जब मैं उसको देखना शुरू किया तो मुझे लगता है राजनीति से ज़्यादा क्लिष्ट है। प्रेम उतना आसान नहीं जितना मुझे लगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रयास जारी है, अधूरी प्रेम कहानी शायद कभी पूरी हो जाएगी। अंतिम चीज़ बस आपसे और जानना चाहूँगा कि हम लिखते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसमें से कमियां ढूंढते हैं, निकालते हैं। इस प्रोसेस में कई बार हम लर्निंग बंद कर देते हैं, शायद बाहर से हम अपनी ही चीज़ों पर
लगे रहते हैं। तो जो हम सब लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो लर्निंग का एक फेज़ है। और आप एक ऐसी फील्ड से आते हैं जो बिल्कुल ही अलग है, जहाँ इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी होती हैं और दिमाग में सिर्फ प्रोडक्ट होता है कि इसको कैसे आप ऊपर ले जाते हैं। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आपने कैसे जारी रखा, और वो उसकी टिप्स मैं कहूँगा कि आप ज़रूर दें सभी को। राइटिंग के लिए पढ़ना देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ने से जो है आप कई बार जो किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है ये मैटर करता है। आपके लिए नई चीज़ें, हमारी दुनिया सीमित है, हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हम एक लिमिटेशन से बाहर हम जा नहीं पाते। किताबें एक तो आपको बड़ी हेल्प करती है, तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुझे लगता है राइटर्स को घूमना बहुत चाहिए, जितना घूम सकें, जितना मिल सकें। एक समय के बाद आपको मतलब इतना घुलना मिलना चाहिए कहीं भी जाके, क्योंकि आपकी जो लर्निंग आएगी ग्राउंड से आएगी। जितनी ऑथेंटिक कहानी आप अगर बनाना चाहते हैं ग्राउंड पे आएगी। मैं कल जब आ रहा था यहाँ पर तो मैं सुबह जल्दी निकलना था तो मेरा टाइम नहीं मिला, तो मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे एक ठेले पर छोले कुलचे बेच रहा था। मैं उसके वहीं पर बैठकर, उसने अखबार पर प्याज रख के दे दिया, मैं वो खा के निकला वहाँ से, और एयरपोर्ट में आके मैं लाउंज में बैठा हुआ था। तो ये दोनों लाइफ का हिस्सा है। तो ये अब ये नहीं हो सकता कि यार आई हैव लाउंज एक्सेस और मैं वहाँ नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे उस ठेले पे जो कहानी मिलती है वो अलग है, लाउंज वाली कहानी मिलती है वो अलग है। लेकिन कई बार मुझे बहुत कॉमन चीज़ें मिलती हैं दोनों लोगों के बीच में, एक सूट बूट टाइप पहना आदमी और ठेले पर बैठा आदमी। वो जो ह्यूमन एंगल है ना, ह्यूमन साइड जो है, इमोशंस हैं, वो आप जब देखना शुरू करेंगे तो आपको कई बार पता चलेगा कि तो हर वर्ग में एक जैसे हैं। वो डेवलप बहुत करता है। तो मेरा लर्निंग प्रोसेस के अंदर पढ़ने के अलावा जो है मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमना चाहता हूँ। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जितनी जगह जा सकूँ, मैं एक्सपेरिमेंट जितने कर सकूँ वो मैं अभी भी करता हूँ। मेरे दोस्त कई बार कहते हैं कि इतना कैसे घूम रहे हैं आप, तो मैं अपने पैर के नीचे, मेरे तलवे में एक्चुअली सच में दिल है, और मैं फ़ोटो भेज देता हूँ उनको कि मैं घूम घूम के किताब लिख रहा हूँ। तो जहाँ से हमने बात शुरू की थी नवीन जी के बारे में, हम वहीं पहुँचे हैं कि बहुत घूमते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, सब कुछ जाते हैं जहाँ वहाँ घुल मिल जाते हैं, लोगों की बातें जान लेते हैं, फिर किताब में ले आते हैं। तो जो लोग सुबह से मिल चुके हैं वो सावधान रहें, अगली किताब जब आएगी तो ज़रूर और ध्यान से पढ़ें कि हो सकता है आपने जो बात कही हो वो आपको उस किताब में मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। आपसे बात करके एक बात जो मैंने अभी सीखी वो एक ये कि मधुर मुस्कान के साथ दिल जीतना सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी बातें अपने आप अंदर चली जाती हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया।